तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लासेस में हमने यहाँ पे जून 2011 से रिलेटेड जो PYQs करवाए, हिस्ट्री से संबंधित UGC नेट से रिलेटेड जो PYQ मैंने करवाया यहाँ पे जून 2011 का। तो इस क्लासेस में आज हम बात करेंगे दिसंबर 2011 के UGC नेट के हिस्ट्री के पेपर के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों को इतिहास से संबंधित UGC नेट से रिलेटेड जितने भी PYQs अभी तक आए हैं 2011 से लेकर के प्रेजेंट तक के सारे PYQ आप लोगों को इस चैनल पे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इस चैनल से आप लोग जितना हो सके जुड़े और हमारे इस सीरीज का आप लोग लाभ उठाएं। यहाँ पे आप लोगों को प्रतिदिन एक प्लेलिस्ट के माध्यम से, जहाँ पे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा इतिहास से रिलेटेड। तो इतिहास से रिलेटेड जो UGC नेट के जो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे हम लोग देखने वाले हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेसिकली इतिहास यानी कि हिस्ट्री के पेपर और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और पोल साइंस के पेपर दोनों की PYQ आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री यहाँ पे PYQ मैं करवाऊँगा, हिंदी मीडियम में इसका व्याख्या करवाएंगे हम, और ये कहीं ना कहीं आपको PYQ एक तरीके से UGC नेट के एग्जामिनेशंस को क्रैक करने में, समझने में आपको काफ़ी मदद करेगा। इसलिए आप सब हमारे इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग टोटल आज 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 50 प्रश्न, चूँकि पहले 50 प्रश्न आते थे पेपर 2 में, अब ये हालांकि अब ये 100 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं यहाँ के इतिहास से संबंधित। तो मैं बता दूं कि ये जो है आपका वो आपका दिसंबर 2011 के पेपर है, ठीक है। दिसंबर 2011 का पेपर है ये, और इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस समय जो UGC और नेट का एग्जामिनेशन होता था उसमें आपके 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न से यहाँ पे शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हम लोग। तो पहला प्रश्न ये है, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? तो सिंधु घाटी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि किस खेल से ये लोग वाकिफ थे सिंधु घाटी में। रथ दौड़, पासे का खेल, पोलो और घुड़सवारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पासे का खेल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पासे के खेल को वहाँ पे बड़ी लोकप्रिय हुआ करती थी। और भी बहुत सारे खेल थे, जैसे कि जानवरों को जानवरों से लड़वाना, इस तरह के खेल भी वहाँ पे प्रचलित हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैन धर्म के संस्थापक वैसे तो ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक वैसे तो ऋषभदेव जी को माना जाता है ना, लेकिन यहाँ पे बोला गया है वास्तविक संस्थापक, यानी कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो महावीर स्वामी जी की बात कर रहे हैं। महावीर स्वामी जी की बात कर रहे हैं, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो यही पूछ रहे हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी कि महावीर स्वामी किस जनजाति से थे? तो ज्ञात्रिक जनजाति, मल जनजाति, लिच्छवी और शाक्य जनजाति। तो यहाँ पे याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञात्रिक जनजाति से संबंधित थे महावीर स्वामी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित अशोककालीन शिलालेखों यानी कि अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, नहीं किया गया था। यानी कि कौन से ऐसे अशोक काल के जो शिलालेख हैं जिसमें आपका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो सबसे पहले बता दूं कि अशोक काल की जो लिपियाँ होती थी वो ब्राह्मी होती थी, है ना, ब्राह्मी लिपि होती थी। उसके बाद आपकी जो आरामाइक भी लिपि होती थी, है ना, आरामाइक लिपि होती थी। उसके बाद आपका यूनानी लिपि का भी इनमें प्रयोग किया जाता था, और इसके साथ ही आपका खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया जाता था। तो जो आपका यहाँ पे बोला गया है कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता था, तो ध्यान रखना है जो अफ़गानिस्तान के आसपास जो रीजन अफ़गानिस्तान के आसपास जो शिलालेख मिले हैं उनमें आपका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। वो सामान्यतः आरामाइक और यूनानी अभिलेखों से लिपियों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन है सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे बोला नहीं किया जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शाहबाजगढ़ी, क्योंकि ये अफगानिस्तान के आसपास पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर शाहबाजगढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, नवपाषाण युग, यहाँ पे बोल रहा है न्यूलिथिक एज के बारे में बोल रहा है कि नवपाषाण युग के लोग का निवास स्थल
किससे बने होते थे, यानी कि नवपाषाण के लोग जो रहते थे वो किससे उनका जो है सो निवास स्थान बनाया जाता था। तो क्वार्टजाइट सेल, ग्रेनाइट, प्राकृतिक सेल और ईंट निर्मित। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वार्टजाइट सेल, यानी कि नवपाषाण के लोग जो है सो एक तरीके से क्वार्टजाइट सेल के पत्थरों से उनके निवास स्थल निर्मित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 5th नंबर क्वेश्चन की, तो किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है कि किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना के साक्ष्य मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप दो क्षेत्र ऐसे हैं आपका, यानी कि एक है आपका लोथल जो गुजरात में है, और एक है आपका कालीबंगा, है ना, एक है आपका कालीबंगा जो गुजरात में है। तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जहाँ पे अग्नि उपासना के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोथल, यानी कि लोथल वो स्थल है जहाँ पे आपका अग्नि उपासना के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन की भारतीय मुद्रा परिषद, है ना, भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष हुई। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि भारतीय मुद्रा परिषद जो है वो कहाँ पे है, इलाहाबाद में है ना, इलाहाबाद में है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, 8 1910, तो 1912 1914। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1910, यानी कि भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना आपका इलाहाबाद में 1910 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है चचनामा, ठीक है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि चंचनामा एक ग्रंथ है आपका, इसमें क्या बातें हैं, तो सिंध का इतिहास इसमें मिलता है आपको, और ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ध्यान रखना है ये आपको अरबी भाषा में लिखा गया है। चंचनामा जो है वो अरबी भाषा में लिखा गया है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किनके द्वारा लिखा गया है, तो अली अहमद के द्वारा लिखा गया है ना, तो अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक से प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे, है ना, यमुना, घाघरा, गंगा, सिंधु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा नदी। तो यहाँ पे गंगा नदी के पानी पीते थे मोहम्मद बिन तुगलक और सम्राट अकबर दोनों। यहाँ पे अबुल फजल का जो एक ग्रंथ है आपका, अबुल फजल का जो ग्रंथ है आपका आईने अकबरी, है ना, अबुल फजल के जो ग्रंथ हैं आपका आईने अकबरी, तो ये जो ग्रंथ है इसमें आपको इस बात का जिक्र किया गया है कि सम्राट अकबर गंगा नदी के पानी का प्रयोग करते थे पीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 9th नंबर क्वेश्चन की, तो अमीर खुसरो से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित ये प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, है ना, तो वायलिन, गिटार, तबला, सितार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तबला का भी, और इन्होंने एक तरीके से सितार का भी आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके वो दोनों हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक तरीके से गलत दिया गया है, इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो दोनों हो जाएंगे, तबला और सितार, ये दोनों के आविष्कारक माने जाते हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 10 नंबर की, जिसमें है कि ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे, यानी कि जो ताजमहल बनाए गए थे तो उसमें जो संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया है वो किस स्थान से लाए गए थे। ऑप्शन है आम्बेर, औरंगाबाद, किशनगढ़, मकरान। तो ध्यान रखना है कि मकरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकरान के जो संगमरमर है वो विश्वविख्यात है। और इस ताजमहल के जो निर्माता थे वो कौन थे, तो ताजमहल के निर्माता थे हमारे, याद रखना है कि उस्ताद अहमद लाहौरी, है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी ये ताजमहल के निर्माता थे। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कालानुक्रम से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि काल समझाना है कि कौन सी घटनाएं पहले हुई थी। तो यहाँ पे है पानीपत की प्रथम युद्ध। तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका 1526 में होता है ना। हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध आपका देख सकते हैं आप 1764 में होता है। और फिर धर्मत का युद्ध अगर हम बात करें तो धर्मत का युद्ध आपका हो जाता है 1658 में, है ना, 1658 में धर्मत का युद्ध हो जाता है। और हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो ये 1576 में होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है ना, उसके बाद आपका धर्मत का युद्ध, यानी कि 1 और 4 कहाँ पे है, बी में है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश का PDF दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें
ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ देख सकते हैं आपका ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये निम्नलिखित भारतीय शासकों में किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया, है ना। तो यहाँ रखना है कि पुर्तगाली जो थे वो 1498 में भारत आए थे। तो पुर्तगालियों का सबसे पहले कौन भारतीय शासक विरोध किए थे? ऑप्शन में कृष्णदेव राय, पुलकेशिन द्वितीय, अकबर और जमोरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अकबर, यानी कि अकबर ही थे जो पहली बार पुर्तगालियों का विरोध करते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? ऑप्शन है मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब, फोर्ट विलियम का गवर्नर और आपका बंगाल का दीवान। तो याद रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्ट विलियम का गवर्नर, यानी कि ब्रिटिश ही थे, यानी कि फोर्ट विलियम के गवर्नर ही थे जो दस्तक जारी करते थे। दस्तक क्या होता था? एक तरीके से व्यापारिक एक तरीके से क्या होता था? व्यापारिक आज्ञा पत्र होता था, है ना, व्यापारिक आज्ञा पत्र होता था एक तरीके से ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्र रियायतें किसे प्रदान की थी? तो ये जो मुजफ्फर जंग है और नासिर जंग के बीच में यहाँ पे युद्ध हो जाता है उत्तराधिकार को लेकर के हैदराबाद में। तो इस संबंध में मुजफ्फर जंग जो थे वो अपनी रियासतें किसको प्रदान कर देते हैं? फ्रांसीसियों को। और जो इनके अगेंस्ट में रहते हैं नासिर जंग, वो जो है सो ब्रिटिश सरकार से समर्थन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 15 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में, है ना, किसने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? तो मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन प्रारंभ करते हैं? ऑप्शन में है टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, हेनरी डुइंस। तो याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किए थे टॉमस मुनरो, है ना। तो वहाँ पे मद्रास के ये गवर्नर हुआ करते थे, उसी समय ये लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मेन काम्प, है ना। मेन काम्प के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी फेमस भी है। ये एक तरीके से जीवनी है, आत्मकथा है, किनकी है? तो ये एडोल्फ हिटलर जी की लेखक है, एडोल्फ हिटलर का लेखक है, आत्मकथा है इसमें मेन काम्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 में, नेहरू महालनोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है? नेहरू महालनोबिस युक्ति कौशल, तो ध्यान रखना है ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित है ना। ये पंचवर्षीय योजना जो आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित है जो स्वतंत्र भारत के बाद लागू करी गई थी। तो पंचवर्षीय योजना की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपका हेरोड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है, एसीडी मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 18 नंबर क्वेश्चन, तो कथन और कारण। तो यूजीसी नेट में कथन और कारण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपका एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। तो कथन में दिया गया है कि प्रारंभिक आर्य आदिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों के जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे। तो सही बात है कि जो प्रारंभ में जो आर्य यहाँ पे आए थे वो सिंधु नदी के आसपास जो 7 नदियाँ थी जिसको क्या कहा जाता था? जिसको कहा जाता था सप्त सिंधु प्रदेश, है ना। क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि जो सिंधु नदी के आसपास जो 7 नदियों वाला क्षेत्र होता था उसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। तो यही सप्त सिंधु प्रदेश थे जहाँ पे आर्य जो थे वो एक तरीके से अपने आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे थे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कारण दिया गया कि विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। तो ये सही बात है कि ये आपस में लड़ते रहे थे। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी कथन और कारण से संबंधित आपके प्रश्न दिए गए हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहा गया है कि भारत रोम व्यापार संबंध में 3री और 4th शताब्दी ईसा के बाद कमी आई। ये कहा गया कि चूंकि देखिए भारत और रोमन का व्यापार प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है, तो यहाँ पे कहा गया कि भारत रोमन व्यापार संबंध में 3री और 4th शताब्दी में कमी आई। तो ये स्टेटमेंट सही है ना। कारण कहा जा रहा है कि ब्राह्मणत्व के बढ़ते हुए प्रभुत्व ने समुद्री यात्रा को प्रतिबंधित बना दिया। तो ये भी बात सही है कि ब्राह्मणत्व के प्रभाव, यानी कि एक ऐसा माना जाता था, ब्राह्मणों का ऐसा मानना था कि
समुद्र को पार करना अशुभ होता है। पहले ऐसा माना जाता था कि समुद्र को पार करना अशुभ होता है, इसीलिए यही रीज़न था कि भारत के लोग जो है सो समुद्र पार करके रोम, इटली के आसपास जाना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों के बढ़ते प्रभाव ने उनके मन में ये विचार डाल दिया कि समुद्र यात्रा एक तरीके से सही नहीं होती है। तो यही इसका कथन भी आपका सही है और कारण भी आपका सही है, और एक दूसरे की व्याख्या भी ये कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो ये भी आपके कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो कथन और कारण से देखते क्या है। कथन आपका में कह रहा है कि भारत की उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित है तथा इसकी दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी परिसीमा मुक्त सागर से घिरी है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम लोग भारत का मैपिंग करते हैं, जब हम लोग भारत का मैपिंग करते हैं तो हम लोग देखते हैं, जब हम लोग भारत का मैपिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्तरी परिसीमा, तो यहाँ पे उत्तर के क्षेत्र में अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे हिमालय देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। उसके बाद दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी परिसीमा मुक्त सागर से घिरी हुई है। तो ये आपका जो आपका पश्चिमी सीमा है, ये आपका जो पूर्वी सीमा है और ये आपका दक्षिणी परिसीमा, ये तीनों आपका यहाँ पे आपका अरब की सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीनों सागर से घिरा हुआ है। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कारण की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों से कटा हुआ है। तो क्या ये सही बात है? नहीं। भारत जो है सो बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है, अरब देशों के साथ व्यापार करता है, यूरोपीय देशों के साथ समृद्ध व्यापार करता है। तो इस तरीके से आपका कथन सही है, लेकिन कारण आपका क्या है, गलत है। तो कथन सही है और कारण आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 21, ये भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी कथन के, अगर हम लोग कथन को पढ़ते हैं तो कथन में क्या कहा गया है, अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहते थे। तो सही बात है कि अकबर के समय में हम लोग देखते हैं कि मुगल काल में जो है सो राजपूतों की नज़दीकियाँ बढ़ती है अकबर के शासनकाल में। तो ये स्टेटमेंट एक तरीके से सही है। कारण में यह कहा गया है कि मुगलों के मध्य एशिया से संबंध विच्छेद हो जाने से अकबर को मैत्रीपूर्ण संबंध भारत में स्थापित करना आवश्यक था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो मुगल हैं, है ना, मुगल है ये मध्य एशिया से संबंधित है ना, इनका जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। तो वहाँ पर एक तरीके से उनका संबंध जो है सो टूट चुका था। तो भारत में रहने के लिए उनको राजपूतों से मित्रता करनी जरूरी थी। इसलिए अकबर के शासनकाल में अकबर ने राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहा। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ भी आपके कथन और कारण से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। तो पहला जो कथन आपका है वो यह है कि अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत से निर्यात होने वाली एक प्रमुख वस्तु थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम लोग भारत का मैपिंग करें, ये है ना, तो ये जो आपका पश्चिम वाला रीजन जो हो जाता है, तो ये केरल वाला जो क्षेत्र होता था, ये आपका मालाबार क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। तो ये मालाबार रीजन हो जाता था। तो ये वाला जो रीजन होता था वो काली मिर्च यहाँ से निर्यात होती थी। तो ये करेक्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। कारण है दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र तथा निर्यात बंदरगाह अकबर के साम्राज्य के भाग नहीं थे। तो सही बात है कि मुगल साम्राज्य पूरे दक्षिण भारत तक नहीं फैला था, सुदूर दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य का प्रभाव नहीं था। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका सही है ना। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से सही है। तो यहाँ पे आपका ये और दोनों सही है और ए और दोनों की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें आपका कथन और कारण इसमें भी दिया गया है। तो कथन हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो कथन की अगर हम लोग बात करें, कथन की बात करते हैं। पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधि की पहल की। क्या बोला गया कि पुर्तगाली जो थे वो एशियाई समुद्र में हिंसात्मक गतिविधियों की पहल की। कारण क्या कहा जा रहा है कि पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। तो सही बात है, जो पुर्तगाली होते थे उनकी नौसैनिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो एशियाई के समुद्री क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहा था, और वहाँ से पास होने वाले व्यापारियों से वो एक तरीके से वसूली किया करते थे, और नहीं देने पर वो हिंसात्मक गतिविधियों की भी प्रयोग करते थे। कार्टेज व्यवस्था जिसको हम लोग करते हैं एक तरीके से, जहां हम लोग जानते हैं कार्टेज व्यवस्था, जिसमें क्या होता था कि पुर्तगालियों से एक तरीके से हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती थी व्यापारियों को समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए।
तो कथन इसका सही है। कारण की अगर हम लोग बात करें तो पुर्तगालियों का मकसद एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना था। ये भी करेक्ट आंसर कि वो यानी कि पुर्तगाली ये चाहते थे कि एशिया से होने वाले जितने भी व्यापार हैं तो उसके जो व्यापारिक मार्ग है अगर उस पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लिए तो सभी व्यापारियों से वो क्या करेंगे, कर वसूलने में सक्षम होंगे। तो कथन और कारण दोनों सही है और ये एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एक तरीके से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन आपका क्या दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद है न के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पाश्चात्य शिक्षा का तात्पर्य है कि वेस्टर्न एजुकेशन है न, यानी कि वेस्टर्न से जो एजुकेशन मिल रहा था एक तरीके से उन्होंने क्या भारतीय राष्ट्रवाद को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। कारण क्या कहा गया है, कारण कहा गया है कि पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए सहायक एक समालोचनात्मक वार्तालाप का सृजन किया। तो सही बात है कि जो पाश्चात्य शिक्षा के कारण क्या हो गए, यहाँ के लोगों में एक तरीके से क्रिटिकली थॉट का अप्रोच डेवलप हो गया, चीज़ों को वो आलोचनात्मक तरीके से समझने सोचने लगे। तो ये दोनों कथन जिसके कारण राष्ट्रवाद को विकास होने में मदद मिला। तो ये दोनों कथन सही है और ये एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कथन की अगर हम बात करें तो अन्य औद्योगिकरण स्थान तथा समयावधि दोनों में ही एक समान नहीं था। तो जो अन्य औद्योगिकरण की बात कर रहा है यहाँ पे ध्यान रखना है, डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है कि औद्योगिकरण नहीं, उद्योग का कम होना धीरे धीरे। ये स्थान तथा समयावधि दोनों में एक समान नहीं थे। सही बात है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय और अलग अलग स्थान के अनुसार अन्य औद्योगिकरण हो रहा था। स्टेटमेंट आपका सही है। कारण क्या दिया गया है कि हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न से समरूपता नहीं रखते थे, है ना। तो हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न से समरूपता नहीं रखते थे, ये भी सही है। लेकिन ये एक दूसरे की अनऔद्योगिकरण स्थान तथा समयावधि दोनों में ही समान नहीं था। और कारण में कहा गया है कि हस्तशिल्प उत्पाद एक विशेष पैटर्न से समरूपता नहीं रखते थे, ये भी आपका कारण भी आपका सही है और ये एक दूसरे की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो कथन की बात करें तो सन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप आबादी बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। तो सही बात है, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो एक बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरनी पड़ी जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन था। तो इससे क्या हुआ, एक बड़ी आबादी का विस्थापन हुआ, है ना। भारत से जो है सो मुस्लिम आबादी का पाकिस्तान में विस्थापन हुआ और पाकिस्तान से भारत में मुस्लिम हिंदू आबादी का विस्थापन हुआ। कारण की बात करें तो सन 1947 का विभाजन अविचारित और विवेकहीन था। तो ये सही बात है, ऐसा माना जाता है कि 1947 का जो विभाजन था वो अविचारित था और विवेकहीन था। तो ये दोनों कथन भी सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये ऐतिहासिक, ये भी कालानुक्रम से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सजाना है इसको कि कौन से क्रम पहले आते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐतिहासिक क्रम है ना, व्यवस्थित करने की बात करता है। तो सबसे पहले आपका कौन आता है, पाषाण युग आता है। तो यानी कि सबसे पहले आपका पाषाण युग आता है, उसके बाद आपका आता है ताम्रपाषाण युग आता है ना। उसके बाद आपका आता है कांस्य युग, उसके बाद लास्ट में आपका आता है लौह युग। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सो आपका सबसे पहला है, ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद ऑप्शन नंबर 1, फिर ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित करना, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में आज भी, है ना, कालानुक्रम से सजाने की प्रश्न। तो ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित करने की बात कही गई है ना। सबसे पहले कौन आया, तो ग्रीक है, रोमन है, शक है, प्रतिहार है। तो सबसे पहला जो हो जाएगा आपका रोमन हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। उसके बाद आपका ग्रीक हो जाएगा जिसको हम लोग यूनानी कहते हैं। उसके बाद आपका शक हो जाएगा और सबसे लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिहार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, 1, 3, 4 करेक्ट आंसर इज बी। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऋग्वेद कालीन से संबंधित है, निम्नलिखित देवताओं को ऋग्वेदिक समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ऋग्वेद के टाइम पीरियड में, है ना, कौन से देवता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, है ना, तो उन्हीं के महत्व को देखते हुए उन्हीं के अनुसार उनको क्या करना है, एक तरीके से अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग बात करें अग्नि, तो अग्नि से समर्पित जो है सो लगभग 250 सूक्त दिए गए हैं ऋग्वेद में, ठीक है। उसके बाद अग्नि से संबंधित 200 सूक्त दिए गए हैं। इंद्र से संबंधित सबसे ज़्यादा सूक्त है, 250 सूक्त यहाँ पे दिए गए हैं। यानी कि ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र होते थे, उसके बाद अग्नि होते थे, फिर वरुण होते थे और मरुत होते थे। तो मरुत जो सबसे लास्ट, सबसे कम मतलब इनको महत्व दिया गया है, यानी कि मरुत जो होते थे वो आंधी के देवता होते थे, या आंधी या तूफान जो होते थे, है ना, उन्हीं के देवता मरुत को माना गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंद्र को दिया जाता था। 3rd नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कौन से यात्री जब भारत में किस क्रम में आए, उनको उस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सजाना है। तो अगर हम बात करें इब्न बतूता, ह्वेन-सांग, विलियम होजेज, बर्नियर, तो हम लोग जानते हैं कि ह्वेन-सांग जो है सो 629 में भारत आते हैं, ठीक है, 15 वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसके बाद हम लोग बर्नियर की बात करें तो ये आपका 1656 के आसपास आते हैं भारत, है ना, औरंगजेब के समय में। उसके बाद विलियम होजेज की अगर हम लोग बात करते हैं, विलियम होजेज, तो ये आपका 17वीं सदी के पूर्वार्ध में आते हैं, नहीं लास्ट में, है ना, 17वीं सदी के लास्ट में ये आते हैं। तो सबसे पहले जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ह्वेन-सांग, उसके बाद इब्न बतूता, 3 और 2, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें 31, तो इसमें भी आपको सही कालानुक्रम से संबंधित, यानी कि काल के अनुसार इनको व्यवस्थित करने की बात कही गई, भक्ति संतों की बात कही गई कि कौन से भक्ति संत सबसे पहले आए, उसको आपको क्या करना है, एक तरीके से अरेंज करना है। तो हम लोग बात करते हैं रामानुजन। रामानुज 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य आते हैं, है ना, तो 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य रामानुज आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं चैतन्य की, तो चैतन्य 1486 के आसपास, यानी कि ये 15वीं शताब्दी में आते हैं। कहाँ, तो बंगाल के नदिया ज़िला में इनको देखा जाता है, इनका जन्म होता है बंगाल के नदिया ज़िला में। उसके बाद अगर हम तुकाराम की बात करते हैं तो तुकाराम 16वीं शताब्दी के आसपास आते हैं, 1548 से लेकर के 1650 ईस्वी के मध्य आते हैं। उसके बाद नामदेव की अगर हम लोग बात करें तो नामदेव 13वीं शताब्दी में आते हैं, है ना, 13वीं शताब्दी में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रामानुज, यानी कि 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि करेक्ट आंसर इज योर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले रामानुज, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य और सबसे लास्ट में आपका तुकाराम हो जाएगा, जो शिवाजी के समकालीन हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 32, ये मराठा साम्राज्य, शिवाजी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो पुरंदर की संधि, सूरत की पहली लूटमार, राज्याभिषेक और आगरा आगमन, यानी कि शिवाजी से संबंधित इन घटनाओं का कालक्रम आपको लगाना है। तो शिवाजी के द्वारा सूरत की पहली लूट जो है वो आपको 1664 में करी जाती है, यानी 1664 में वो सूरत को पहली बार लूटते हैं। उसके बाद पुरंदर की संधि वो 1665 ईस्वी में करते हैं, है ना। उसके बाद उनका जो राज्याभिषेक होता है वो आपको 1676 ईस्वी में होता है ना। उनका जो राज्याभिषेक होता है वो 1674 ईस्वी में होता है, 74 ईस्वी में। और आगरा आगमन जो उनका होता है वो होता है 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में। तो सबसे पहले सूरत की लूटमार, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सबसे पहले, फिर पहला नंबर ऑप्शन, फिर चौथा, फिर थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, काफ़ी इजी है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 33 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, लगभग 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे कैसा दिया गया है, 15वीं शताब्दी के आरंभिक काल में। तो 15वीं शताब्दी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग 1400 से लेकर के 1500 के बीच की बात करते हैं। 16वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, 16वीं सदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है कि 1600 से 1700 के बीच में बात करते हैं। 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में, तो ये भी आपका 1600 से 1700 के बीच के काम बात करता है। वह बोल रहा है 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, यानी कि ये 1600 से 1700 में, यानी कि 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में।
तो 1600 ईस्वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, यानी कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत जो होता है उसी के दौरान आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा आपका। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ भी कालानुक्रम आपको अरेंज करने की बात करता है। 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित वायसरायों को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नॉर्थब्रुक, डफरिन, लिटन, मेयो, रिपन। तो इनको इनके कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो नॉर्थब्रुक की अगर हम लोग बात करें तो 1872 से लेकर के आपका 76 तक का टाइम पीरियड इनका रहता है। डफरिन की बात करें तो 1884 से आपका 1888 तक का काल रहता है। लिटन की अगर हम लोग बात करें तो 1876 से लेकर के 1880 का टाइम पीरियड रहता है। मेयो की अगर हम लोग बात करें तो 1869 से 72 तक रहता है। और रिपन की अगर हम लोग बात करें तो 1880 से लेकर के 1884 तक का इनका कालक्रम है। तो इस तरीके से हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी वायसराय थे उनके जो टाइम पीरियड थी वो 4 वर्ष था। ये भी याद रखना है कि वो कितने वर्ष तक वायसराय रहते थे, तो 4 वर्षों तक। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेयो आ जाएगा, है ना, मेयो आ जाएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन मेयो। उसके बाद आपका हो जाएगा मेयो, उसके बाद नॉर्थब्रुक यानी कि आपका 4-1। उसके बाद आपका हो जाएगा लिटन यानी कि 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन 4-1-3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें कि कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है युद्ध का, तो प्रथम बर्मा युद्ध की बात करें तो प्रथम बर्मा युद्ध आपका 1824 से लेकर के 1826 के बीच में होता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो 1839 से लेकर के 42 के टाइम पीरियड में होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो 1775 से लेकर के 82 तक का रहता है। प्रथम आंग्ल सिख की अगर हम लोग बात करें तो 1845 से 46 तक का टाइम पीरियड है इसमें। तो जो सबसे पहले जो हुआ था वो आपका प्रथम आंग्ल मराठा 1775 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पहला हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रथम बर्मा युद्ध 3 के बाद 1, है ना, 3 के बाद 1। उसके बाद जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2, है ना, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 फिर 2। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें भी आपका उनको व्यवस्थित करना है काल क्रमानुसार। 36 नंबर में निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना 1851 में राधाकांत देव जी के द्वारा करी गई थी। पुनः सार्वजनिक सभा 1867 में महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा किया गया था। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वीर राघवाचारी जी के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आपको एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फिर 4-3, 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करने की बात करें। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करने को। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना आपको किया गया था 1876 में। ऐसे प्रश्न आपको रटने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना, इनकी स्थापना 1838 में करी गई थी, है ना। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1872 में करी गई थी, 1872 में। और अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में करी गई थी। तो सबसे पहला जो आपका हुआ था वो आपका 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात है, से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। तो स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र, तो इस तरीके से यहाँ तो स्रोत सूत्र जो है वो एक तरीके से महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम है, यानी कि बलि जो दी जाती थी उसके क्या नियम होते हैं इसके बारे में वर्णन स्रोत में किया गया है। गृहस्थ सूत्र जो है
उसमें आपको दैनिक जीवन से संबंधित जो समारोह के लिए निर्देश देंगे कि प्रतिदिन जो दैनिक जीवन में जो नियम होते हैं, समारोह आयोजित होते हैं, उससे संबंधित जो निर्देश हैं वो गृह सूत्र में है। धर्म सूत्र की बात करें तो धर्म सूत्र में धार्मिक तथा लौकिक विधि और प्रशासन की बात करी गई है। शुल्ब सूत्र की बात करें तो ये बलि वेदियों और अग्नि वेदियों की माप और निर्माण संबंधी नियम है। यानी कि शुल्ब सूत्र में जो अग्नि वेदी बनाई जाती थी, जिस पे यज्ञ किया जाता था, तो जो वेदी बनाए जाते थे या फिर बलि के लिए जो वेदी बनाए जाते थे, तो उनकी क्या माप होगी, कितना माप और कैसे उसको बनाया जाएगा, उसके नियम शुल्ब सूत्र में वर्णित थे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 2 सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद आपका 3 हो जाएगा और उसके बाद आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 2 3 1 4, जहाँ पे होगा 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, 38 नंबर, ये भी सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। लेखक और उनकी कृतियों यानी कि उनकी ग्रंथ से संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। कौटिल्य, भद्रबाहु, कात्यायन, पतंजलि। तो कौटिल्य की रचना तो सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र इनकी रचना है। भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र और कात्यायन की रचना है स्मृति और पतंजलि की रचना है महाभाष्य। तो इस तरीके से 1 का 3rd हो जाएगा, उसके 1 का 4th हो जाएगा, 2 का 3rd हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, यानी कि 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी इसके लेखक और ग्रंथ से संबंधित दिए गए हैं कि कौन से ग्रंथ कौन से लेखक के द्वारा लिखे गए हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है गीत गोविंद, परिशिष्ट परमन, कथा, चरित्र सागर, विक्रमांक, देवचरित्र। तो गीत गोविंद की रचना तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि इनकी रचना जयदेव ने करी थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं परिशिष्ट परमन की बात करते हैं तो इनकी रचना विल्हन ने करी थी। कथा चरित्र सागर की रचना सोमदेव और विक्रमांक देवचरित्र की रचना हेमचंद्र के द्वारा करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा और डी का जो है आपका वो 3rd हो जाएगा, यानी कि 4 1 2 3 4 गीत गोविंद जयदेव 4 3 चंद्र 1 मिनट। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने करी थी। परिशिष्ट बर्मन, कथा चरित्र सागर की सोमदेव ने, विक्रमांक देवचरित्र की रचना विल्हन ने। परिशिष्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आ जाएगा ये, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक हमारा प्रश्न गलत हो गया, उसको हम लोग फिर से देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट हाँ 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो गीत गोविंद की रचना जो है वो एक तरीके से जयदेव ने करी थी। उसके बाद कथा चरित्र सागर की रचना सोमदेव ने की थी, है ना, यानी कि ए का 4 आपका कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद बी का 3 हो जाएगा। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी और विक्रमांक देवचरित्र की रचना बिल्हन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने, परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने, कथा चरित्र सागर की रचना सोमदेव ने और विक्रमांक देवचरित्र की रचना बिल्हन ने करी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 41 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 41 नंबर क्वेश्चन है ना, तो कौन से यात्री किस शासनकाल में आए, तो इब्न बतूता, सर थॉमस रे, पीटर मुंडी, बर्नियर। तो इब्न बतूता जो है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते हैं। सर थॉमस रे ये जो है सो एक तरीके से जहांगीर के शासनकाल में, पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में और बर्नियर औरंगजेब के शासनकाल में आता है। तो इस तरीके से 1 है ना, 1 3 और यहाँ पे आपका हो गया 2 और ये हो गया आपका 4 1 3 2 4 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी आपका सूची को मिलाने से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। जहीरुद्दीन, जलालुद्दीन, नूरुद्दीन, आलमगीर, ये किनके बचपन के नाम हुआ करते थे। तो जहीरुद्दीन जो था वो बाबर के बचपन का नाम था, जलालुद्दीन अकबर के बचपन का नाम था और नूरुद्दीन जो था वो एक तरीके से जहांगीर के बचपन का नाम था और आलमगीर जो थे वो औरंगजेब का नाम था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 1 4 और यहाँ पे 3 2 1 4 3 यहाँ पे हो जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी आपका मिलान से संबंधित दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन, टीवी मैकाले, जॉनसोर, एलिजा एम्पे और एह्यूम। तो मैकाले जो थे वो शिक्षा से संबंधित थे, मैकाले समिति बनाई गई थी। जॉनसोर जो थे वो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। एलिजा एम्पे उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे
चीफ जस्टिस थे। और ए ह्यूम की बात करें तो ये कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ए का 3rd हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का जो है हमारा वो 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं, कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई उसके बारे में दिया गया है ना। तो हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इसमें सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाने की बात कही गई है। 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन ये आपका। तो लेखक आर.सी. दत्त, आर.जे. मूर, आई.आर. देसाई, एच.जे. ब्रूमफील्ड। तो आर.सी. दत्त की जो रचना है वो है आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर.जे. मूर की जो रचना है वो है आपका द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी। और ए.आर. देसाई की जो रचना है वो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एच.जे. ब्रूमफील्ड की जो रचना है वो है आपका एलिट कन्फ्लिक्ट इन प्लूरल सोसाइटी की बात करते हैं, यानी कि ए का 3rd हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 45 की क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आंदोलन और भूचेतन, कौन से आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है उसके बारे में। तो प्रति सरकार की स्थापना आपका महाराष्ट्र में करी गई थी। चासी मूलिया राज, इनका संबंध जो है सो उड़ीसा से है। उलगुलान ये एक तरीके से बिहार से संबंधित हो जाएगा। ताम्रलिप्ति जाति सरकार ये जो है सो एक तरीके से बंगाल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3rd पहले हो जाएगा, उसके बाद 4th, उसके बाद 1, फिर हो जाएगा 2। 3 4 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी आपको मिलान करना है ना। सी.आर. दास, एस.एन. बनर्जी, ए.के. फजलुल हक, जी.के. गोखले। तो सी.आर. दास जी का जो संबंध है वो एक तरीके से स्वराज पार्टी से संबंधित है। 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर के। एस.एन. बनर्जी जो है वो आपका इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है। 1876 में ये इनका स्थापना करते हैं। ए.के. फजलुल हक जो है वो कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित है। कब? तो आपका 1929 में इन्होंने बनाए थे। जी.के. गोखले ये पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित है। 1867 में इन्होंने इसको बनाए थे है ना, महादेव गोविंद रानडे के साथ मिलकर के। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 पहले, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे जिस तरह से आपका दिया जाता है पैसेज दिया गया है और इस पैसेज से संबंधित फिर यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो पैसेज हम लोग तुरंत पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या गया है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना। तो हेगल के दर्शन ने ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के बीच की खाई को पाट दिया। उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए उसने ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप से समावेशन किया तथा साथ ही तर्क पर भी बल दिया जिससे बुद्धिवादी तुष्ट हुए। इस प्रक्रिया में उसने नए प्रतिमानों की स्थापना की जिनसे विद्वत समुदाय गहन रूप से प्रभावित हुआ। उसके मैक्रो ऐतिहासिक उपागम ने ऐतिहासिक अध्ययनों के दायरे को विस्तारित किया। इन अध्ययनों जो कि अब तक राजनीतिक इतिहास तथा जीवन चरितात्मक कृतियों तक सीमित थे को विस्तारित करने के फायदों को इस उपागम ने साधारण स्पष्ट किया। कार्ल मार्क्स सहित नई पीढ़ी के इतिहासकारों ने सामाजिक इतिहास में नई संभावनाओं को उत्सुकतापूर्वक स्वीकार किया। पृथक इतिहासकारों को सर्वपरिवृत्त विश्व इतिहास के साथ जोड़ने का प्रयास किए गए। हेगल के द्वारा किए गए इतिहास के 4 महायुगों में विभाजन, ओरिएंटल, ग्रीक, रोमन और जर्मन से अनेक इतिहासकारों ने यह विश्वासपूर्वक स्वीकार किया कि विभिन्न संस्कृतियां एक युग मूलतः असमान थे तथा उनका मूल्यांकन उनके अपने संदर्भ तथा संबंधित युग की विशिष्ट आवश्यकताओं को स्वीकार करके करना चाहिए। हेगल के इस बात पर बल की बहुधा वास्तविक प्रयोजनों और तथा प्रदर्शित प्रयोजनों में भिन्नता होती है ने स्रोत सामग्रियों के अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त किया। संगतता के लिए कार्यों, प्रायोजनों तथा प्रत्यक्ष प्रभावों का अधिक से अधिक सूक्ष्म परीक्षण किए जाने लगा तथा आकस्मिक संबंध अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बनते गए। द्वंद्वात्मक मॉडल का तात्कालिक प्रभाव कम था, परंतु बाद की पीढ़ियों में अनेक ऐतिहासिक मीमांसाओं में यह आधारिक सिद्धांत बन गया। नेक्स्ट तो क्वेश्चन इससे संबंधित जो पैसेज हम लोगों ने भी पढ़ा उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न दिए गए। पहला 47 नंबर ऑफ प्रश्न है कि हेगल ने किस प्रकार ईसाई विद्वान और धर्म निरपेक्ष दार्शनिकों के मध्य खाई को पाटा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये वाला, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप से समावेश तथा
तर्क पर जोर दिया जिससे बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जा सके। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 48 क्वेश्चन में कि हेगल के समय किन दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था, यानी कि हेगल जब थे तो इतिहास लेखन किससे संबंधित थे, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि उस समय केवल राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक ही ये सीमित हुआ करते थे। 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस एक विषय पर हेगल ने इतिहास लेखन पर जोर दिया, तो हेगल ने एक तरीके से सामाजिक इतिहास लेखन पर जोर दिया, सोशल हिस्ट्री। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हेगल के शब्दों में बहुधा वास्तविक तथा प्रदर्शित प्रयोजनों में भिन्नता, किंतु इसको समझने के लिए आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कहते हैं कि स्रोत सामग्रियों का अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन के इस सीरीज को देखा, यानी कि 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने आज देखा जो इतिहास से संबंधित है, और ये दिसंबर 2011 के PYQ है UGC नेट का। तो इस तरीके से और भी वीडियोस हमारे सीरीज पे आपको चलाए जाएंगे, 2 हिस्ट्री से रिलेटेड और आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। पॉलिटिकल साइंस आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा और हिस्ट्री आपको हिंदी मीडियम में। तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि हमारा ये सीरीज़ आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री से संबंधित और भी PYQ देखने को मिलेंगे 2024 तक। तो इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे इस PYQ सीरीज़ का लुत्फ़ उठाएं और अपनी सफलता को UGC नेट और JRF में सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद।